जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं हूं जयशंकर झा। आप सबों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का नाम मैं आप लोगों को बता दूं। कोर्स का नाम है संजीवनी। संजीवनी मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम जो अब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब एक दिन भी आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं गारंटी लेता हूँ मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ लेंगे, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप बोलिएगा सर आपने तो गारंटी लिया था और मैंने 60% मार्क्स नहीं लाया। हाँ, मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन गारंटी इस शर्त पे ले रहा हूँ मैं जो पढ़ाऊँगा वो आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे। इस बात को आप खासे ध्यान रखिएगा। मैं जो पढ़ाऊँगा वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 60% मार्क्स आ जाएगा, यदि आपने अभी तक एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, अर्थात नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। एक वीडियो मैं 8 बजे अभी अपलोड किया हूं, तो क्या यह टाइम सही रहेगा जो प्रत्येक दिन 8 बजे रात में अपलोड कर दूं, या टाइम में कोई चेंजेस आप चाह रहे हैं तो आप बताइएगा, तो हम टाइम में चेंजेस ला लेंगे। ठीक है, एक और दिन में वीडियो अपलोड करेंगे किसी और सब्जेक्ट का। भी मैं अकाउंटेंसी का डाल रहा हूँ, आप लोग बताइए कौन सा सब्जेक्ट का डालूं और कितने बजे डालूं, ताकि आप लोग उस टाइम पे आके वीडियो को देख सकें। टाइम आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जब क्लास ख़त्म होगा तो आपको कैसा लगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ कम से कम एक बार अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपका 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड को एक बार ये लिंक जरूर भेज दीजिएगा। उन्हें अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपका काम है एक बार इस वीडियो के लिंक को उन तक पहुंचाना। ठीक है, कोर्स का नाम हो गया संजीवनी। ये समझ लीजिए, संजीवनी का वर्ड रामायण से लिया गया है। रामायण में जब मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्तिबाण मार दिया था, तो लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए, जीवित करने के लिए हनुमान जी पहाड़ से संजीवनी लाए थे। तो वही संजीवनी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप हमारे सभी वीडियो को एग्ज़ाम दिन तक में देख लेंगे तो आपको 60% मार्क्स मिलेगा। चलिए, टाइम अब किल नहीं करके हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं टॉपिक पे। अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, वो है अलाभकारी संगठनों का लेखांकन अर्थात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टकट में हम NPO बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनता है, जो अलाभकारी संगठन किसे कहते हैं। तो नाम से आप लोग समझ रहे होंगे, किसी शब्द के पहले अगर अ लगता है। एक बात आप व्याकरण से यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पे अ जो है ना, ये उपसर्ग है। ठीक है, क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पे अ लगा है, अ का मतलब हो गया नहीं। क्या नहीं? लाभकारी। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, ऐसे शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और जो लास्ट में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाता उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। जब आप हिंदी का पढ़ाई करेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा। उपसर्ग मतलब ऐसा वाक्यांश या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग हो गया, सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले लगा तो उपसर्ग, बाद में लगा प्रत्यय, लेकिन दोनों का काम है अर्थ में
परिवर्तन ला देना। देखिए एक वर्ड है लाभकारी, तो लाभकारी में अ लगा दिए तो अलाभकारी हो गया। लाभकारी का मतलब हो गया लाभ कमाना, लाभ कमाने के लिए। अलाभकारी मतलब हो गया लाभ कमाने के लिए नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां से समझ गए होंगे अलाभकारी का मतलब और लाभकारी का मतलब। अब अलाभकारी का मतलब हो गया लाभ न कमाने के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अलाभकारी संस्था की या संगठन की, तो ऐसा संस्था या ऐसा संगठन जिसके स्थापना का जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो लाभ कमाना नहीं है। तो क्या है, तो उनका जो पर्पस है, उनका जो एम है, गोल है, वो है अपने समाज में एक निश्चित सेवा प्रदान करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना किसी लाभ का, बिना किसी लागत का समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना, ये अलाभकारी संगठन का उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप समझ गए होंगे, परिभाषा समझ गए होंगे, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, ठीक है, कोई धार्मिक संस्थान, ट्रस्ट, ये सब अलाभकारी संगठन में आता है। यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, ये सब अलाभकारी संगठन है, ठीक है। और लाभकारी संगठन में जैसे आप ले लीजिए हीरो मोटरसाइकिल, ये जो है हीरो कंपनी, ये लाभकारी है, लाभ के लिए स्थापना हुआ है, समझ रहे हैं ना। मारुति सुजुकी, ये लाभकारी में आ जाएगा, और लाभकारी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है जो अलाभकारी संस्था के जो आय का मुख्य स्रोत है। कोई भी संस्था अगर काम कर रहा है तो उसको काम करने के लिए मनी चाहिए, तो मनी तो आना चाहिए। मनी कहाँ से आएगा, तो मनी आएगा कहाँ से, ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। एनपीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके आय का जो स्रोत होता है वो 3 होता है। कितने स्रोत होते हैं, आय का 3 स्रोत होता है। 3 स्रोत में पहला स्रोत हो गया चंदा, पहला स्रोत हो गया चंदा जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। दूसरा जो स्रोत है वो हो गया दान, जिसको हम लोग चैरिटी या डोनेशन बोलते हैं। और तीसरा जो आय का स्रोत है वो है अनुदान, जिसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं। देखिए चंदा कौन देता है, तो जो उस संस्थान के मेंबर होते हैं वो चंदा देता है, ये समझिए। चंदा कौन देता है, तो उस संस्थान से जुड़े लोग, उस संगठन से जुड़े मेंबर मासिक, दैनिक, वार्षिक चंदा देता है, ठीक है। तो चंदा समझ गए। दान जो होता है उस एरिया के धनाढ़ लोग, जो धनी होते हैं, जो धनवान होते हैं, वो पुण्य कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उस संस्था को डोनेट करते हैं। जो मैं अभी आपको 50,000 रुपया देता हूं, इसका आप कंबल बांट दीजिए, गरीब में ठंडा आने वाला है, कंबल प्रदान कर दीजिए। कोई व्यक्ति आके दे दिया, ठीक है, ये पैसा लीजिए और कंबल फ्री में गरीब को दे दीजिए, तो डोनेशन हो गया। ये अनुदान जो है, ये सब्सिडी, ये गवर्नमेंट देता है, ठीक है। जैसे वित्त रहित कॉलेज है, उनको पेमेंट गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है वही पेमेंट जो है वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं, जो प्यून होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो जो सरकार सब्सिडी देता है उसी से उनका पेमेंट होता है। तो अनुदान, चंदा और दान समझ गए। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। मैं इस चैप्टर को एक वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो इनफ हो गया, पूरा थ्योरी कवर करवा दूंगा। किसी को अगर प्रैक्टिकल नहीं आता हो तो आप लोग घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। एग्ज़ाम का जो ट्रैक रहा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी ही पूछा गया है, तो आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से पार कर सकते हैं। जो मिनिमम कट ऑफ है वो आप ला सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ में यानी कि 60% मार्क्स, ठीक है। तो जैसे लाभकारी संस्था होते हैं, उनका जो अंतिम खाता होता है उसमें शामिल होता है, पहला आप लोगों को पता होगा, व्यापारिक खाता, व्यापारिक खाता, ठीक है। चलिए, दूसरा आता है लाभ हानि खाता। आप लोगों को हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, आप लोग बस पढ़िए। ये हो गया। तीसरे नंबर पे आता है आर्थिक
आर्थिक चिट्ठा, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये हो गया लाभकारी संस्था के अंतिम खाता में शामिल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, आगे चल के हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, ये बात समझिए, उदाहरण अंतर में इस चीज को लिखेंगे। जो अलाभकारी संगठन होते हैं उनके अंतिम में खाता में शामिल होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा नंबर में आता है आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा आता है वही आर्थिक चिट्ठा। ये अंतिम खाता में आता है, ये याद रखिए तीनों। ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा, ठीक है। हम थ्योरी पे भी पढ़ा देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लाएंगे, फिर टेस्ट भी आप लोग बोलेंगे तो हम टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। आप लोग जैसे बोलेंगे हम वैसे ही काम करेंगे। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जो अलाभकारी संगठन का अंतिम खाता में शामिल होने वाला पहला अकाउंट है, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको ये जानना है, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक एसेस्ड अकाउंट है, यानी कि वास्तविक खाता, यानी कि रियल अकाउंट। इस बात को आप याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछे प्राप्ति एवं भुगतान खाता को परिभाषित करें किसे कहते हैं, तो आप ये लिखिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक संपत्ति खाता या वास्तविक खाता है। संपत्ति खाता नहीं भी बोलिएगा तो बोल दीजिएगा वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर पद्धति पर तैयार किया जाता है। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस प्रकृति का खाता है, तो रियल अकाउंट। दूसरा है किस आधार पे बनाया जाता है, तो रोकर आधार पर, यानी कि कैश बेस्ड बनाया जाता है। अगर पैसा आएगा तो लिखाएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखाएगा। पैसा जाएगा तो लिखाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। यह खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, देखिए विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान, प्राप्ति का मतलब जो संस्था में आया, भुगतान मतलब जो संस्था से गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को दिखाया जाता है, चाहे वे चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि, यानी कि इस साल का हो या पिछले साल का हो या आने वाली अवधि से संबंधित हो। सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है कौन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक है। इसमें पूंजीगत हो या आयगत हो, ठीक है, दोनों प्रकार के लेन देन को दिखाया जाता है। पूंजीगत यानी कि एक बार आने वाला, आयगत मतलब बार बार आने वाला। चाहे आयगत हो, चाहे पूंजीगत हो, चाहे इस साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे आने वाले साल का हो। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में अगर रिसिप्ट होगा तो दिखाया जाएगा, यदि पेमेंट होगा तो दिखाया जाएगा। क्लियर। यह खाता प्रारंभिक रोकर शेष एवं बैंक शेष से प्रारंभ होता है, यानी कि डेबिट पक्ष में, ठीक है, और अंतिम रोकर शेष व बैंक शेष यानी क्रेडिट पक्ष में यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता का जो बेसिक बात था वो आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता की विशेषता को देख लेते हैं। तो पहला, यह रोकर पुस्तक की तरह है, यानी कि रोकर आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। रोकर बही और इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लगभग सिमिलर है, कुछ कुछ अंतर है। आगे है, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, अर्थात रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है। तीसरा, इसमें सभी भुगतानों को, सभी मतलब ऑल, ठीक है, लेकिन रियल में होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए, रियल में होना चाहिए, अर्थात रियल में पेमेंट होना चाहिए या रियल में रिसिप्ट होना चाहिए। क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाते हैं कि रिसिप्ट्स डेबिट होगा और पेमेंट्स क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए इससे आगे हम देखते हैं, यह गैर रोकर मद है। इसमें गैर रोकर मद मतलब ऐसा मद जो रोकर से संबंधित नहीं हो, रोकर से संबंधित नहीं होगा तो उसको नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई अदत्त या एडवांस ये सब दिखाया नहीं जाता। एडवांस में अगर प्राप्ति हो गया है तो दिखाया जाएगा, वही हो गया आने वाले समय का, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आएगा वो नहीं दिखाया जाएगा, अदत्त नहीं दिखाया, ठीक है। लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है, जिससे अंतिम रोकर शेष ज्ञात होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, तो हम बात कर रहे हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकर बही में अंतर। बहुत अंतर नहीं है, फिर भी कुछ कुछ अंतर है। पहला अंतर है,
प्राप्ति और भुगतान खाता में देख लीजिए, इसमें तिथिवार प्रविष्टियां नहीं होती, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डे बाय डे एंट्री नहीं होता है, लेकिन इसमें तिथिवार प्रविष्टि होती है रोकर बही में। ये बस अंतर है, रोकर आना दोनों में लिखाएगा, लेकिन इसमें डेट का कोई झमेला नहीं है, इसमें डेट का झमेला है। प्रविष्टियां सारांशित रूप में की जाती है, इसमें प्रविष्टियां क्रमवार होता है। यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, प्राप्ति और भुगतान खाता, लेकिन यह दैनिक आधार पर तैयार किया जाता है। पैसा आया तो नोट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए डे होता है। आगे है, यह लाभकारी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट और लाभकारी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि रोकर बही सभी प्रकार के संगठनों के द्वारा, ज्यादातर लाभकारी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे है, इसमें बाएं भाग में प्राप्ति और इसके दाएं भाग में भुगतान को दिखाया जाता है। इसके बाएं भाग में डेबिट भाग तथा दाएं भाग में क्रेडिट भाग होता है, मतलब बाएं तरफ डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये आप बना रहे होंगे तो ये डेबिट हो गया, ठीक है, बायां ये दाहिना क्रेडिट होगा, ये डिफरेंस है, डिफरेंस ना होते हुए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आज पहला दिन है। आप लोगों को कैसा लगा ये फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा। जितना व्यूवर बढ़ेगा, जितना लोग जुड़ेंगे, उतना क्लास करने में आनंद आएगा। हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों को लाइव भी लाएं, लेकिन इसके लिए आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए। धन्यवाद।